So welcome back to our channel, Gauri Meena AIIMS Delhi. Unfortunately, Gauri is not available. वो वैकेशंस पे गई हुई है और उसकी जगह पे मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। आपने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी थी कि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपर्स के एक बैच से, पैरामेडिकल टेक्निकल कोर्सेज MRIT ग्रुप, जो टॉप पे आती है। OT एंड ऑप्टोमेट्री, MRIT, MLT, डोरा, ये सब कोर्सेज, डेंटल, ये सब कोर्सेज अवेलेबल होती हैं हमारे एम्स में। एम्स दिल्ली में MLT अवेलेबल नहीं है और सुनने में आया है कि ऑप्टोमेट्री भी बंद होने वाली है इस बार एम्स दिल्ली में। तो आइए मैं आपको टॉपर्स के एक ग्रुप से मिलवाती हूँ। ये MRIT बैच के हैं, मतलब हमारी रैंक के हिसाब से कोर्सेज अलॉट होती हैं पैरामेडिकल में, और सबसे टॉप पे होती है MRIT कोर्स। तो बेसिकली ये टॉपर्स होते हैं, टॉप 50 जो होते हैं उनको MRIT बैच अलॉट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हंसराज से। हंसराज की रैंक 3 है। और तो हेलो हंसराज, आपने कैसे पढ़ा, मतलब एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए अपनी जर्नी की कि आपने कैसे पैरामेडिकल कोर्स के लिए पढ़ाई की एंड मॉक टेस्ट वगैरह आपने कैसा किया। हेलो गाइस, माई सेल्फ हंसराज। आई सेक्योर्ड 3rd रैंक इन एम्स पैरामेडिकल 2024। इस एग्ज़ाम को रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स के लिए होता है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही देखना है कि एक्यूरेसी के साथ जितना कर सको उतना बढ़िया स्कोर करो। आपका जितना बढ़िया स्कोर होगा उतना आपका रैंक अच्छा होगा, जिससे कि आपको कोर्स अच्छा मिलेगा। और बात रही कैसे अपन स्कोर करें, तो मेंटली आपको ये रखना है कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिलेबस, तो इसमें आप फुल सिलेबस, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे नीट में सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ था, वो सिलेबस नहीं है। इसमें कंप्लीट सिलेबस है। आप सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर के चैप्टर्स बता दीजिए जो नीडेड थे पर आपके एग्जाम में वो आए हुए थे। हाँ, जैसे कि नीट में सेमीकंडक्टर चैप्टर से ट्रांजिस्टर कट रखा है, ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो रीड हो रखे थे वो भी आते हैं। तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ना है, और मेन फोकस ये रखना है कि बायो में आप कंप्लीट स्कोर करें। बायो में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बायो में अराउंड तो NCERT रहना है, क्योंकि NCERT इस बार एक आधा कोई क्वेश्चन आए तो बुरी बात है। बाकी 30 में से 28 NCERT से आते हैं। 11th-12th की NCERT बढ़िया तरीके से करें। और बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को ढंग से करना है। ऑर्गेनिक में आपको मेन रिएक्शंस वगैरह मेन फोकस रखना है, GOC वगैरह ढंग से कर लेना है। और इनऑर्गेनिक में आपकी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सही है तो आगे ब्लॉक और DF और कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और मेन फिजिकल में आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ध्यान रखना है। वहाँ आपके मार्क्स कटने के चांसेस है, वहाँ आप थोड़ा सीरियसली होकर वहाँ स्कोर करने की ट्राई करना, जिससे आपकी रैंक बढ़िया है और एम जल्दी मिल सके। बाकी बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स में यही आपका रैंक डिसाइड करता है। आप केमिस्ट्री, बायो में 10 स्कोर कर सकता है, दिक्कत फिजिक्स में आती है। और फिजिक्स में ट्राई करो आप मैकेनिक्स के चैप्टर्स और ग्रेविटेशन, HSM, इन चैप्टर्स में ढंग से करके जाओ। बाकी 12th के पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर्स और EMI, AC और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स, उनको ढंग से कर लो। इसमें आपका ऑप्टिक्स भी कर लो साथ में, और आपका स्कोर सही रहेगा। और मेन ट्राई करो नेगेटिव कम रखना। बाकी ट्राई करो कि 90 में से अगर आपका स्कोर सही आ रहा है पेपर्स में, करंट मॉक्स में, तो सारे अटेंड करना। बाकी नेगेटिव को अवॉइड करने की ट्राई करना, क्योंकि आपका नेगेटिव आपकी रैंक को पीछे लेके जा सकता है। तो हंसराज, जैसे कि एग्ज़ाम में अभी कुछ टाइम ही बचा है। आई थिंक 28 जून को एग्ज़ाम है हमारा पैरामेडिकल का। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेंगे कि लास्ट मिनट में हम क्या ऐसा करें कि हमारे मार्क्स अपलिफ्ट हो। तो आपने लास्ट के 5 to 10 डेज़ में क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और क्या क्या मॉक टेस्ट दिए थे, उनके बारे में बताइए। जैसा कि आपने बताया कि एग्ज़ाम 28 जून को है, तो बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 20 जून तक अपना जो भी वीक टॉपिक्स है उन पे काम करें और उन पे मॉक वगैरह लगाएं।
और जो भी सिलेबस बच रखा है उनको दे। लास्ट 8 डेज में ट्राई करें कि जितना भी पढ़ रखा है उस पर खुद पे कॉन्फिडेंट रहे और जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि ये होगा कि आपने जो पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंट रहेगा, किसी नई चीज़ में ना जाए और जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे उस पर कोई अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने की जरूरत नहीं है और पेपर अच्छा ही होगा आपका। और लास्ट 8 डेज में ट्राई करें चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और मॉक्स लगाते रहे। तो हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हंसराज से कलेक्ट कर ली कि कैसे कैसे पढ़ना है एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मॉक वगैरह, ये सब बेसिक नॉलेज तो आपको हो गई है। अब आइए हम अगले टॉपर से मिलते हैं। इनका नाम है अंशु कुमार और ये झारखंड से है। इनकी रैंक है 12। तो हेलो अंशु, तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। Hello guys, my name is Anshu Kumar and I am from Jharkhand. I secured a rank 12 in AIMS paramedical exam and currently pursuing MRIT at AIMS New Delhi. Talking about the course, this course is of 4 years total और इसमें 3 साल की पढ़ाई है और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप है। पहले ये नहीं थी, अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, तो अब ये कोर्स 4 इयर्स का हो चुका है यहाँ पे। और अगर मैं कोर्सेज बताऊँ एम्स दिल्ली के, तो एम्स दिल्ली में 4 कोर्सेज हैं टोटल। एक MRIT है, एक OTT है, ऑप्टोमेट्री है और डेंटल के कोर्सेज हैं। रैंक वाइज अगर बताऊँ तो MRIT टॉप रैंकर्स को मिलता है, उसके बाद OTT और ऑप्टोमेट्री और फिर आते हैं डेंटल। तो एम्स दिल्ली के लिए अगर मैं रैंक वाइज कट ऑफ बताऊँ जनरल कैटेगरी का, तो MRIT के लिए तो आपको अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपको 30 या 40 रैंक के अंडर आना होगा। जैसे कि जितने भी जनरल हम लोग हैं सब के रैंक 30 के अंडर ही है और मेरी रैंक पे 12 है। हंसराज की अभी इंटरव्यू हुई है, उसकी भी रैंक 3 है, ठीक है। और OBC की कैटेगरी की बताऊँ तो अंडर 50 to 100 रैंक रहोगे तो सेफ स्कोर रहेगा। और अगर कैटेगरी है आपका SC है, ST है, तो उसके लिए 3 सीट रिजर्व्ड होते हैं, तो उसमें आपको अगर 1000 रैंक तक भी है तो आपको एम्स दिल्ली तो मिल जाएगा। बाकी कॉलेजेस का इससे ज़्यादा कट ऑफ, इससे कम कट ऑफ जाता है। आपकी जर्नी क्या रही है एम्स दिल्ली में? आपने कौन सी बुक्स यूज़ की, टेस्ट सीरीज एंड मॉक वगैरह, इसके बारे में बताइए, जो लास्ट 30 डेज़ में 20 डेज़ में बच्चा प्रीफर करेगा ताकि उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो जाए आसानी से। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो आप ऐसे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही होगा पहले से, 90 क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, 30। तो अब मैं बताऊं अगर बुक्स के बारे में, तो आपको NCERT पे ही स्टिक रहना है। बायो और केमिस्ट्री के लिए तो NCERT ही आपको फॉलो करना है, कोई बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अच्छे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आपको अगर सारे फार्मूलाज याद है केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी, तो आपसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिजिक्स की रही बात, तो फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लास्ट 10 to 15 डेज जब आपकी बचेंगी तो आपको मॉक टेस्ट देना है। 90 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है। एक 2-3 बुक्स मैं बता देता हूँ। एक दिशा का बुक, उसमें दिशा का बुक का नाम रहेगा, नर्सिंग का ही बुक रहेगा वो। उसमें 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं। नर्सिंग में तो 10 क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आप फर्स्ट 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। और अरिहंत का बुक भी आता है, ठीक है। और भी ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएंगे। तो आपको 10-15 डेज जो लास्ट के बचेंगे उसमें आपको अच्छे से कम 10 to 15 मॉक टेस्ट देना है। और फार्मूला शीट आपको बनानी है, एक फार्मूलाज रिवाइज करना है आपको। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखो गाइस, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होती है इसके लिए, फर्स्ट तो ये मैं क्लियर कर दूँ। जो ऑनलाइन चल रही होती है यूट्यूब पे लाइव भी, वो भी कोई एम्स की क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। क्योंकि एम्स अपना क्वेश्चन रिवील नहीं करता है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होती है। हो सकता है उसके जैसे क्वेश्चन वो हो, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन वो होते नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता दिया, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको NCERT से ही आएगी, उससे बाहर आएगी नहीं। और फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ज़्यादा आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफिकल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यही सब आते हैं ज़्यादा फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में भी नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और बायो में भी नॉर्मल NCERT की जितनी भी साइंटिस्ट के नेम है ना, और जितनी भी एग्जांपल्स एनिमल किंगडम में आते हैं, और ये सब बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, नीट के लेवल के ही आते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके अवेलेबल नहीं होती है, आप पढ़ोगे तो आपको सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो गाइज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अंशु से मिल चुकी है। तो अब आगे हम रैंक 38 रवि सिंह से बात करेंगे। तो वेलकम रवि। हेलो एवरीवन। हाँ,
तो आप मुझे ये बताइए कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो लेक्चर्स होती हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और आपका एम्स दिल्ली में एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? Talking about the AIIMS Sonian in here, we are enjoying very lot of here, and we have a huge experience about the AIIMS campus. We can see the lots of kinds of environment activity and lots of academic classes here. We have enjoyed so much. You can see our environment, please. All things. अगर हम ये बात करें कि प्रिपरेशन अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आपकी जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो आपको ये वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगी जहाँ तक आप चाहते हो। वो आपकी खुद की मेहनत डिसाइड करती है। इट्स ऑल अप टू यू वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू रीच। सो दैट्स ऑल अप टू यू, दैट्स ऑल योर पोटेंशियल, इट्स ऑल अबाउट योर पोटेंशियल मैन। ओके, सो दैट्स द मैटर इज दैट इट डजंट मैटर अबाउट लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, like how much potential you give, how much hard work you give. Okay, the matter is all about it. और मैं बोलूँ कि हमने कैसे प्राप्त किया है कि जैसे कि हमने तो ऑनलाइन ही पढ़ी थी। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा ऑनलाइन पे, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप जाओगे तो फिर वही है, आपका थोड़ा सा टाइम इशू हो सकता है और मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। आपको वन शॉट वीडियो देखिए और बहुत सारे फुल मॉक टेस्ट लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है rather than doing like अदर बुक अगर ट्राई कर रहे हो तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप NCERT फॉलो करें। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताना चाहूँगा कि चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं, बहुत सॉर्टेड रखते हैं, ठीक है ना। NCERT फॉलो करनी है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ना भी हो तो ऑनलाइन रखेंगे। अगर ऑनलाइन मिल जाए तो अच्छी बात है, या आप चाहे तो नीट के मॉक टेस्ट भी एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील इन दिस। ओके, तो आपको बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप लास्ट मिनट तक अपना फोकस कैसे मेंटेन रखते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने पूरे साल में मेहनत करी है, अच्छे से मेहनत करी है, लास्ट मौके पे आपके 2-3 दिन बेकार क्या हुए, फिर आपकी पूरी मेहनत ना वो वॉश आउट हो जाती है। तो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर अबाउट इट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में कौन बेहतर है। और सबसे बेहतर है कि ऑनलाइन आपका अच्छा हो, क्योंकि आपका जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ट्रैवलिंग में, कहीं और जाने में, तो बेहतर है कि उससे आप अपने घर पे बैठ के एक अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। जितनी एफिशिएंसी आप अपनी स्टडी से निकाल दोगे उससे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको कोई कोचिंग, कोई मटेरियल, नथिंग विल गिव आउट इट। कोई आपको नहीं देने वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा आप अपने खुद से निकाल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर पोटेंशियल, हाउ मच यू विल गेट। It's totally depend on your hard work, how much you will input in your studies, input your efforts. Okay, so ये चीज़ें हैं। बाकी आप अगर टाइम आपके पास कम है और आपने ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर करा तो आप 2x पे मैराथॉन्स को देखिए, ठीक है ना। उनके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी वाइज चलिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर स्टडी आपकी बहुत इफेक्टिव होगी तो स्टडी से ही आप क्रैक कर पाओगे। अगर स्ट्रेटेजी आपकी नहीं है फिर आप शायद लैग कर जाओगे, क्योंकि रैंक्स आपकी बहुत नीचे आ जाएगी, फिर अच्छे तो वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको चाहते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको लाइक रैंकर्स बनाएंगी और आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाओगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आप बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि जो बायोलॉजी है NCERT वो आप स्टिक टू रहिए। आप उसमें जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी आप देख सकते हो तो अच्छी बात है। बाकी आपका जो केमिस्ट्री है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे। ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स बता दीजिए, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बता दीजिए। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, जैसे वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो बहुत अच्छे से करके जाना है। सॉलिड स्टेट प्लीज़ मत छोड़िए, उसमें से पक्का क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि लगता तो है वो कटा हुआ है, पर उसमें जो डिफेक्ट वाला कौन सा, लाइक उसका जो वेट डिफेक्ट वाला है वो जरूर पूछते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, ये आपसे पक्का पूछ लेंगे। ये इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल आपको अच्छे से करके जाना है, भले डिलीटेड है इट्स ओके, पर वो क्वेश्चन कहीं से पूछ लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एम्स इस एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर आता है वो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। सब मेमोरी बेस्ड होता है, सब आपको खुद से सोच के बताते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी ज़्यादा मोक दोगे, नीट के मोक दोगे, नीट लेवल के मोक दोगे, you will easily crack this exam as like in this way you want it. Okay na? So you don't worry about it. And the last point, I am giving you all the very best and hoping कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप चाहे जिस कॉलेज में आना चाहो, चाहे आप एम्स दिल्ली में आना चाहोगे या कहीं और आपके
स्टेट्स में एम्स होंगे उसमें जाना चाहोगे तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा टेस्ट दीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आपको फिर आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे। आपको ये वाला कोर्स पसंद है, आप अपने कोर्स के हिसाब से जा सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस हमने रवि से बात की, हंसराज से की, अंशु से की। टू बी कंटिन्यूड। अब मैं वाइंड अप करूँगी विद आवर 2 अदर फ्रेंड्स। मैं आपको ये बोलूँगी कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो में बच्चे मैक्सिमम फिज़िक्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि फ़िज़िक्स में कितनी भी कर लूँ मुझसे नहीं होती, मेरा रिज़ल्ट कम आता है, कभी कभी एक्यूरेसी भी नहीं काम करती है, स्पीड मेंटेनेंस, फिज़िक्स में ही प्रॉब्लम होती है स्पीड की, वो स्पीड मैनेज करने में। तो मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगी क्योंकि मैं भी यहाँ पे नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ और मैंने भी फिज़िक्स का पेपर दिया था, मतलब हमारे में भी फिज़िक्स इंक्लूडेड थी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो फिज़िक्स है उसमें आप एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे बैलेंस करते हो वो डिपेंड करता है। आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। CBT बेस्ड पेपर होता है तो आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। पहले आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री पहले आपको बायो और केमिस्ट्री सॉल्व कर लेनी है, फिज़िक्स आपको एंड में करनी है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री करने के बाद आपको माइंड में वो मेकअप हो जाएगा कि आपने बायो और केमिस्ट्री कैसी की है, उस हिसाब से आप फिज़िक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। अब हम वाइंड अप करेंगे और हम बुलाएंगे बबलू एंड सुरेश को। सुरेश की रैंक 39 है और बबलू की रैंक 17 है। तो आइए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ और उनके एम्स के एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे एंड फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन देंगे। तो हाय बबलू, हाय सुरेश। हेलो गाइस। तो अब ये हमें बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा है एम्स दिल्ली में, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर ये शेयर करें तो और भी अच्छी बात है। एंड फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन इनकी तरफ से आपके लिए। गुड लक गाइस। आपको तो बता ही दिया है हंसराज, अंशु, रवि ने तो स्ट्रेटेजी बताई दी है पढ़ने और की। मैं आपसे मोस्टली मतलब स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में फ्रस्ट्रेशन होती है तो मैं फिज़िक्स पे फोकस करूँगी। अब केमिस्ट्री और बायो को हम थोड़ा इग्नोर नहीं, मतलब ठीक है वो मैनेज हो जाएगा स्टूडेंट से, पर फिज़िक्स पे आप मेन फोकस रखिए। और ये बताइए कि फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके माइंड में कुछ हो तो वो शेयर करिए हमारे व्यूअर्स से। आपको फिजिक्स में क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज करने हैं हर चैप्टर के फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं हर चैप्टर के फॉर्मूले। तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और हाँ, रही बात जो टॉपिक्स की, मतलब चैप्टर वाइज इलेक्ट्रो है, अपना मैग्नेटिक है, AC वाला है, EMI टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये टॉपिक इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बार रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन। तो इनमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो इन पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा करें क्योंकि फिजिक्स में भी वहाँ पे थ्योरेटिकल आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करें। एक्टिविटी जैसे कि आपकी ब्रांच भी हाँ, रेडियो डायग्नोसिस से जैसे जो टॉपिक हट गया है, रेडियो एक्टिविटी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी देखना है एक बार। और फॉर्मूले याद रखना है आपको। फिजिक्स में आपको लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले को रिवाइज करना है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी है आपको। क्वेश्चन जैसे मॉड्यूल्स है, कोई भी मॉड्यूल्स किसी का भी उठा लेना, उसमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकल तो याद करके जाना आपको। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और रिवाइज करते ना रहना, लास्ट टाइम तक तो फोड़ देना है एग्जाम को। बेस्ट ऑफ लक। हम बबलू से कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन लेंगे कि वो आपको एम्पावर करेंगे कि आप क्या करें ऐसा कि 30 डेज़ में आपका माइंड भी रिलैक्स रहे, काम रहे। और मतलब आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे एंजाइटी वगैरह आ रही है। डरने की बात नहीं है, अगर आपने मेहनत की है तो आप अच्छा करोगे। तो बबलू की तरफ से कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि हमारे दोस्तों ने अभी बताया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, उसी की रिगार्डिंग में बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब आप तो क्लास ही और एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं, मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं, तो लगातार करते रहना आपको 27 तक। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के बाद
आपको स्कोर अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, आप एम्स दिल्ली में आ सकते हैं। जैसे टॉप रैंक में ही हम लोग MRIT में आते हैं। तो MRIT के कुछ भी ऐसे हैं जो आप अगर दिल्ली में आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है जो MRIT है, और सभी कोर्सेस हैं MRIT दिल्ली में रहने के लिए, आने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप दिल्ली में अगर आना चाहते हैं तो बहुत सारे सेहत का भी ध्यान, मेन बात है सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप अपने माइंड सेट पहले से करके रखें और डरना नहीं है। जहाँ तक बात है, स्टूडेंट डर जाता है, घबरा जाता है, इसके वजह से उनका सिलेक्शन होता है लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर रैंक अच्छी नहीं आती है और एग्जाम के टाइम डर बैठा रहता है क्या होगा नहीं होगा, इससे होता क्या है, तो बच्चा घबराने की वजह से बहुत कुछ हो जाता है बच्चे को। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप प्रॉपर 8 घंटे 6 घंटे नींद ले, इससे आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो गाइज ऑन ग्राउंड हमने सबका इंटरव्यू लिया और सबसे सीखा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी भी ये लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, और आपको फाइनल गुड लक विश करना है सबको। मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, क्या चीज़ आपका कॉन्फिडेंस, काम रहना है, स्लीप साइकिल मेंटेन करके रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। सो हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। हम ये होप करते हैं कि आप एम्स दिल्ली में आए एज आवर जूनियर्स और बहुत ज़्यादा अचीव करें। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द All the best, guys. एग्जाम। हमारे जूनियर्स बन के आओ, हम अभी आपको और भी चीजें सिखाएंगे, बहुत चीज़ यहाँ सिखाना पे बाकी है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो आपको आएंगे तब पता चलेगा पोस्टिंग के बारे में बताएंगे, कैसे पोस्टिंग्स करना है वो हम भी अगर बताएंगे। इसमें क्या चीज है पता चलेगा आने के बाद। और हमारी यूजी लाइफ डिपार्टमेंट कैसी है? बढ़िया बिताने के लिए एम्स दिल्ली से बेहतर शायद जगह नहीं हॉस्टल मिलेगी। की भी ठीक है सुविधा ना? है पूरी, बहुत ज्यादा आते ही अच्छी मिल जगह पे। जाएगा जूनियर्स को हॉस्टल। बहुत Okay. मजा आएगा, कैंपस भी मस्त है। थैंक यू All the वेरी very मच best, guys. सबको।